everyone, Jai Shri Krishna. This is Sri Krishna Bhajani, and yes, welcome back to my channel. In this video, we are gonna revise TDS and TCS. TDS पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद में TCS बताऊंगी क्या होता है. So section 51 is for TDS and section 52 is for TCS. ठीक है. TDS की अगर बात अपन करें तो ये आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा इसका कंसेप्ट. क्यों डिडक्ट किया जाता है? टू रेगुलेट, ठीक है, टू कंफर्म, ताकि टैक्स की चोरी ना हो, सप्लायर्स अपनी बातों से ना मुकर जाए कि नहीं इतना का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था या ये था. तो अगर आपके पास टीडीएस डिडक्ट किया हुआ रहता है, ठीक है, टीडीएस डिडक्ट किया हुआ अगर रहेगा तो आपके पास पता चलेगा कि टैक्सेबल वैल्यू एक्चुअल में कितनी थी. ठीक है, कोई भी सप्लायर उस चीज में इवेजन ना कर पाए. ठीक है, तो फॉर रेगुलेशन पर्पस गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए एंड उस पर्पस से जीएसटी में भी टीडीएस का कंसेप्ट आता है. ठीक है, तो जीएसटी में क्या प्रोसेस होता है देखना. जब सप्लायर रेसिपिएंट, इस केस में कौन है सर? गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट बॉडीज में बताऊंगी कौन कौन डिडक्टर है, मतलब कौन कौन रेसिपिएंट्स हो सकता है. सो अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप कुछ चीज सप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड गवर्नमेंट या फिर जो रेसिपिएंट है वो क्या करेगी? पेमेंट करेगी. recipient will pay, and at the time of making the payment what this government will do? Government will deduct TDS at source. मतलब टैक्स एट सोर्स गवर्नमेंट क्या करेगी? डिडक्ट करेगी. ठीक है, अब आप बोलोगे कि अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल जीएसटी का रेट 18% है और इस 18% रेट जीएसटी में जब सप्लायर ने कुछ गुड्स दिए, कुछ चीज सर्विस दी, किसको? गवर्नमेंट को, एंड उसमें अगर 18% लग रहा है तो गवर्नमेंट 2% क्या करेगी? टीडीएस काट लेगी. ठीक है, एंड ये जो 2% टीडीएस गवर्नमेंट ने काट लिया, ये अल्टीमेटली सप्लायर के कैश लेजर में जाके रिफ्लेक्ट करेगा. तो आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? जैसे मैंने पहले बताया, रेगुलेशन पर्पस के लिए टीडीएस डिडक्ट किया जाता है. ठीक है, अब देखो सर सेक्शन 51 में क्या लिखा है. सप्लायर्स को डिडक्टी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इनका टैक्स काटा जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? डिडक्टी. एंड रेसिपिएंट जो टैक्स काटता है वो कौन होता है? डिडक्टर होता है. ठीक है, ध्यान रखना टीडीएस कब लगेगा इसका एक लिमिट है. अगर आपकी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा अगर टैक्सेबल वैल्यू है, उस केस में ही आप क्या करोगे सर? टीडीएस डिडक्ट करोगे. उसके नीचे रहेगा छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट. मान लो फॉर एग्जांपल आपके एक इनवॉइस, आपने फॉर एग्जांपल टोटल कॉन्ट्रैक्ट लिया 5 लाख का. ठीक है, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक इनवॉइस आपने काटा 2 लाख का, दूसरा इनवॉइस काटा 1.5 लाख का, तीसरा इनवॉइस काटा 1.5 लाख का. ऐसे करके टोटल आपका 5 लाख इनवॉइस वाइज आपने दे दिया. ठीक है, तो आप क्या ऐसा बोलोगे कि मैम 2 लाख तो 2.5 लाख से कम है तो इसमें नहीं लगना चाहिए टीडीएस, ये भी 2.5 लाख से कम है? ऐसा नहीं करना है. इनवॉइस वाइज डिटेल्स जो भी हो, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो ही क्या लगेगा? उसमें टीडीएस लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज योर इनवॉइस वैल्यू. ठीक है, अच्छा, जिसको टीडीएस काटना है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और सेपरेट रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स. आपने कई सारी जगह ऐसा पढ़ा होगा, स्पेशली आरसीएम वाले चैप्टर में, चार्ज ऑफ जीएसटी में, कि मान लो जब जीटीए भी किसको? गवर्नमेंट बॉडीज को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सर्विस देता है एंड उन गवर्नमेंट्स को जो उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51, तो ये है वो. ठीक है, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं सेक्शन 51. कितना डिडक्ट करेगी टीडीएस? 2%. 1 फॉर एसजीएसटी, 1 फॉर सीजीएसटी. और टीडीएस किस पर लगेगा सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई में. ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई में ध्यान रखना कि उसमें सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस जो भी इनवॉइस में इंडिकेटेड होगा, टैक्स की वैल्यू में टीडीएस नहीं लगना चाहिए. मतलब अगर मान लो कि 2.5 लाख जो वैल्यू है, ठीक है, 2.5 लाख जो वैल्यू, सॉरी 2.5 लाख की जो वैल्यू है टोटल, उसमें टैक्स का वैल्यू अगर 10,000 है तो आप हटा के देखोगे तो कितना होगा? वो 2,40,000. अब ये जो है
आपको एक्सक्लूडिंग टैक्स कैलकुलेट करना है कि क्या वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा आ रही है क्या, ठीक है, और इस पे फिर टीडीएस लगेगा, ठीक बात, ओके। तो देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एक्सक्लूडिंग द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। डन सर, ओके। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट वाइज चेक करना है, नॉट सिंगल इनवॉइस वाइज। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी 2.5 लाख से ज्यादा रहती है तो आपको जो है टैक्स डिडक्शन इज रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ सिंगल इनवॉइस वैल्यू, जैसे मैंने बता दिया। ये प्रोसेस आपको समझ आया, ठीक है। अब आते हैं कौन से पर्सन से दोज हु आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी एंड नोटिफाइड पर्संस, ठीक है। तो देखो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ये रिसिपिएंट में आएंगे, डिडक्टर में आएंगे। ये अगर किसी से कुछ लेते हैं, परचेस करते हैं या फिर सर्विस अवेल करते हैं तो दे विल डिडक्ट टीडीएस। लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज और नोटिफाइड पर्संस। और कौन कौन से है वो नोटिफाइड पर्संस? सो देखो, कौन कौन से है वो नोटिफाइड पर्संस? कोई भी अथॉरिटी, बोर्ड और या फिर कोई भी बॉडी जो सेटअप है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, जैसे आईसीएआई है। आईसीएआई क्या है सर? सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ऐसी जितनी भी बॉडीज होती है और एस्टैब्लिशमेंट जहां पर एक्विटी या फिर कंट्रोल इज मोर देन 51% इज विथ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज की बात हो रही है इसमें, ठीक है। फिर कोई भी सोसाइटी जो एस्टैब्लिश किसने की है? गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की है। कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ओके। उसके बाद एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप, ये नया पॉइंट ऐड हुआ था। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर उसको सप्लाई होता है मेटल स्क्रैप, स्क्रैप मतलब जो रेसिड्यू होता है ना, लोहा वगैरह मेटल का, ये सब का सप्लाई अगर वो रिसीव करता है, किससे रिसीव करता है? फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाई भी रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड। तो इस सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप को भी गवर्नमेंट ने इस टीडीएस के स्कोप में इंक्लूड कर दिया है और ये भी रेसिपिएंट में आएंगे, तो ये भी क्या करेंगे सर? टीडीएस को डिडक्ट करेंगे, ठीक है। अब कब टीडीएस नहीं लगता है? अगर गवर्नमेंट को, सप्लायर भी गवर्नमेंट है, रेसिपिएंट भी गवर्नमेंट है, सो इफ इट इज बिटवीन द गवर्नमेंट, इन दैट केस नो टीडीएस नीड्स टू बी डिडक्टेड एक्सेप्ट पर्सन इन क्लॉज डी। मेटल स्क्रैप वालों को हमेशा टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। सिर्फ ये गवर्नमेंट बॉडीज की बात हो रही है जो अपन ने ऊपर की, उनके बीच अगर कुछ सप्लाई ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है, ओके। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसमें भी टीडीएस नहीं लगता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका जिसमें टीडीएस नहीं लगेगा। ये हो गए आपके सारे पर्सन दोज हु आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, ओके। कब काटना है टीडीएस? व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस? तो डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। कब पेमेंट होगा? मतलब एडवांसेस में भी अगर पहले आपने एडवांस कर दिया, पहले पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो आपका उसी पेमेंट के टाइम क्या कट जाएगा? टीडीएस कट जाएगा। सो पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक, ओके। अब आते हैं सर, जैसे ही डिडक्शन हो जाएगा, मतलब जैसे ही आपने टीडीएस काट लिया, तो जिसने टीडीएस काटा है ना, वो क्या करेगा सर? दे विल पे टू द गवर्नमेंट वाया चलान एंड जीएसटीआर 7 रिटर्न फाइल करेंगे। मैंने रिटर्न्स चैप्टर में भी इसके बारे में बताया था आपको। जो टीडीएस डिडक्ट करता है, तुरंत बाद क्या करेगा सर? वो बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब अगर अप्रैल मंथ का टीडीएस काटा गया है तो 10th मई तक, अप्रैल में 10th मई तक क्या करना है? उसको जीएसटीआर 7 सबमिट करना है, फाइल करना है, ठीक है। सो फाइल टीडीएस रिटर्न जीएसटीआर 7 बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे ही वो जीएसटीआर 7 फाइल करेगा, सप्लायर के, मैंने आपको बताया, जैसे ही ये फाइल करेगा जीएसटीआर 7, सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो अमाउंट क्या करने लग जाएगा? रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, ठीक है, विच विल बी मेड अवेलेबल टू डिडक्ट एंड क्रेडिटेड टू हिज ई कैश लेजर आफ्टर वैलिडेशन, ओके। सिर्फ जीएसटीआर 7 रिटर्न फाइल नहीं करना है, उसको क्या इशू करना है? रेसिपिएंट को टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना है विद इन 5 days ऑफ डिपॉजिटिंग टीडीएस टू द गवर्नमेंट। अब टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है सर? टीडीएस सर्टिफिकेट मतलब डिडक्टर जो है वो इशू करेगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द डिडक्टी, ताकि एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस उसको पता लगे कि हाँ, इसने मेरा टीडीएस क्या कर लिया है? डिडक्ट कर लिया है, इतना अमाउंट का डिडक्ट किया, तो उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करके देना पड़ेगा डिडक्टी को, ठीक है। उसके क्या कंटेंट्स रहने वाले हैं? टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डिडक्टर का जीएसटी नंबर क्या है,
नेम ऑफ द डिडक्टर क्या है, डिडक्टी का जीएसटी नंबर क्या है, फिर लीगल नेम ऑफ द डिडक्टी, ट्रेड नेम अगर कुछ है तो, टैक्स पीरियड कि कौन से पीरियड का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, उसके बाद एंड डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज, कौन से क्या सप्लाईज है, गुड्स है, सर्विस है, क्या चीज है, एंड अमाउंट कितना है, वो चीजें। बस ये आपका कंटेंट ध्यान रखना है आपको। ओके, टीडीएस सर्टिफिकेट का। अच्छा, जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे आ जाता है, ठीक है, या फिर ये पहले ध्यान रखना कि जो डिडक्टर और डिडक्टी है, मान लो गलती से उन्होंने ज्यादा अमाउंट क्या कर लिया सर, डिडक्ट कर लिया, ठीक है, तो उस केस में दे कैन क्लेम रिफंड ऑफ एक्सेस, और गलती से जो हो चुका है एरोनियस, ओके, एरोनियस डिडक्शन जो होंगे उनको क्या कर सकते हैं वो लोग, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो डिडक्टेड अमाउंट है, अगर ई कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर चुका है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसका रिफंड ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। रिफंड मतलब क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करने के पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता चलता है कि मैंने गलती से ज्यादा एक्सेस टीडीएस डिडक्ट कर लिया है और गलती से कर लिया है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो बिफोर क्रेडिटिंग इट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। अगर आपने नहीं किया, नॉन रेमिटेंस बाय द डिडक्टर, डिडक्टर ने प्रॉपरली फाइल नहीं किया, प्रॉपरली पेमेंट नहीं किया टीडीएस का टू द गवर्नमेंट, ठीक है, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, तो उसको पिनल प्रोविजंस लगेगी, इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, एडिशन टू द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, एंड कोई भी अमाउंट, कोई भी डिफॉल्ट होगा अगर डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट अंडर सेक्शन 51, सेक्शन 51 में अगर आपने गलत अमाउंट डिटरमाइन किया, कोई भी डिफॉल्ट किया, ठीक है, उस केस में सेक्शन 73, 74 और 74 ए के प्रोविजंस भी आपके ऊपर लग जाएंगे, ठीक है सर। ओके, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। मतलब जो टीडीएस डिडक्ट करता है, जो गवर्नमेंट है, उनको रजिस्ट्रेशन ना क्या कंपलसरी है, यस कंपलसरी है। सो पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली वाया कॉमन पोर्टल, ठीक है। फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है उनका एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा एंड देन उनको विद इन 3 वर्किंग डेज क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन नो लॉन्गर लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, तो फिर वो ऑफिसर जो है वो क्या कर सकता है सर, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। ठीक है, कब टीडीएस नहीं लगता है, इसका एक और केस है। देखो, सबसे पहले अगर सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसिपिएंट तीनों ही सेम स्टेट का है, ठीक है, अगर सप्लायर मान लो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी छत्तीसगढ़ ही है और रेसिपिएंट भी छत्तीसगढ़ का है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा और टीडीएस कौन सा लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, मतलब 1% और 1% टू बी डिडक्टेड, ठीक है। अच्छा, अगर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये डिफरेंट स्टेट्स है, तो आपको पता है कि व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ आर इन डिफरेंट स्टेट्स, इन दैट केस क्या लगेगा सर, इंटर स्टेट सप्लाई लगेगा और आईजीएसटी लगेगा। ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तीसरे नंबर के केस में। तीसरा केस क्या बोलते हैं सर, अगर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये सेम स्टेट का है, मतलब फॉर एग्जांपल सप्लायर जो है वो छत्तीसगढ़ का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, लेकिन जो रेसिपिएंट का लोकेशन है ना वो मान लो महाराष्ट्र है। यहाँ पे होती है गड़बड़। यहाँ पर क्या गड़बड़ होती है, देखो, जो सप्लायर है वो तो छत्तीसगढ़ का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी छत्तीसगढ़ का है, लेकिन रेसिपिएंट दूसरे स्टेट का है। इस केस में क्या होगा सर, इस केस में जो सप्लायर है वो क्या, कौन सा टैक्स लगा कर देगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी, और एस का स्टेट कौन सा रहेगा, छत्तीसगढ़ स्टेट रहेगा। बट ये जो रेसिपिएंट पे करेगा ये कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो ये जो पे करेगा वो तो महाराष्ट्र का एसजीएसटी होगा ना, और ये जो सप्लायर है वो तो छत्तीसगढ़ का एसजीएसटी लगा कर देगा, यहां पर करेगा क्लैश, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस केस में नो टीडीएस, भले ही इंट्रा स्टेट है बट यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा। सो देखो, अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई स्टेट ए का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी स्टेट ए का है, रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ पे है, स्टेट ए में, तो कोई दिक्कत नहीं है, टीडीएस लगेगा, टीडीएस कटेगा। लोकेशन ऑफ सप्लाई स्टेट ए का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी स्टेट ए है, लेकिन रेसिपिएंट की जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ पे है, वो दूसरे स्टेट में, इस केस में टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें लगेगा अगर लोकेशन मान लो सप्लायर का स्टेट ए है, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट बी है,
रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन भी स्टेट बी ही है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई भी तो स्टेट बी है, तो स्टेट बी का ही तो एसजीएसटी लगेगा ना इसके ऊपर भी, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये सेकंड वाले केस में। बस इतना ही आपको अच्छे से पढ़ना है टीडीएस में। एंड अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 52 ना, टीसीएस। टीसीएस अंडर सेक्शन 52, ठीक है। टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? देखो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टैक्स क्या होता है सर? एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है। अब ये है आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब जब आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो ना, उसी टाइम टैक्स भी कलेक्ट करना है, ठीक है। और जब आप पैसा काट रहे हो, उसी टाइम टैक्स काट के अपने पास रखना है। सो दैट इज टीडीएस। एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मतलब व्हेन यू आर कलेक्टिंग द मनी, इन दैट टाइम ओनली आपको क्या करना है? टैक्स ले लेना है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट, मतलब देखो, रेसिपिएंट रेसिपिएंट ने क्या किया? ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया एंड पेमेंट कर दिया। पेमेंट किसको किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को। ये जो अमेजन, मिंत्रा, ये सब क्या है? आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन डाल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब क्या होता है? मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल नेटवर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, जो डिजिटली सप्लाई किया जाता है, ठीक है, वो डिजिटल नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। अब ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब पर्सन जो ओन करता है, ऑपरेट करता है और मैनेज करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या फिर प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को मैनेज करता है, ओन करता है, ऑपरेट करता है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर कोई रेसिपिएंट ऑर्डर प्लेस करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये सारे वेबसाइट्स वगैरह में, एंड पेमेंट कर देता है किसको? ईसीओ को। एजेंट ये नहीं है, ठीक है, ये ईसीओ को पेमेंट मिल जाता है। अब ये जो ईसीओ है ना, ये ऑर्डर फॉरवर्ड किसको करेगा? सप्लायर को। सब ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली क्या होता है? सप्लायर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कहाँ करवाता है? इधर लिस्ट करवाता है ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह में, अमेजन पे, मिंत्रा में, जहां पे भी सप्लायर क्या करता है? अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवाता है। फिर उस, मतलब जैसे अमेजन के पास ऑर्डर आया, तो फिर ये फॉरवर्ड करेगा ना ऑर्डर अपने सप्लायर को, एंड देन यहां से जाएगा किसके पास? रेसिपिएंट के पास। पेमेंट कौन रिसीव करेगा? अमेजन रिसीव करेगा, ठीक है। तो देखो, तो ये फॉरवर्ड ऑर्डर भी कर देगा और पेमेंट भी कर देगा। सो फॉरवर्ड ऑर्डर एंड मेक द पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कितने रेट में? 0.5% रेट है, ध्यान रखना। उसका 2.52% था, 1%, 1%, और इसका 0.5% है, एकदम कम, एकदम नॉमिनल। 0.25 सीजीएसटी और 0.25 एसजीएसटी, ठीक है। तो यहां पर ये टीसीएस कलेक्टर कौन हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हुआ, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर उसको टीसीएस कलेक्ट करना है तो। इफ ही इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, इन दैट केस उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी पे जहां जहां पे ऑब्लिगेशन अराइज होता है, जहां जहां पर उसको सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो और कौन सा रिटर्न वो फाइल करेगा, अपन ने इसके बारे में भी काफी चैप्टर्स में चर्चाएं की है। फॉर एग्जांपल कंपोजिशन स्कीम में भी चर्चा की थी, ठीक है। तो जीएसटीआर 8 ये रिटर्न फाइल करता है, ठीक है। मैंडेटेड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, अभी किस पे लगेगा? जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने टीडीएस में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें टैक्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करते हैं, नेट में टैक्स लगता है, नेट में टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज में आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया है कि नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है। तो देखो, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो ग्रॉस वैल्यू होती है माइनस अगर कुछ सेल्स रिटर्न है, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जो ये नेट रहेगा ना, इस पे आपको क्या कलेक्ट करना है सर? टीसीएस कलेक्ट करना है। डन। ये मैंने जब आपको चार्ज ऑफ जीएसटी पढ़ाया था, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, बहुत ही डिटेल में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? या तो 9(5) लगेगा या तो टीसीएस लगेगा। अब आपको पता है कि 9(5) में कौन सी सर्विसेज है ईसीओ की। तो इन
सर्विसेज के इन सर्विसेज के अलावा बाकी जितनी भी सर्विसेज है उसमें कौन से प्रोविजंस लगेंगे सर? टीसीएस की। समझ आए? एक साथ कुछ नहीं लगेगा, मतलब आपके में 95 भी लग रहा है, आपको टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा, या तो 95 या तो टीसीएस। ठीक है, इसने यहाँ पर क्या बोल दिया है? अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 95 बाय ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइड थ्रू ऑपरेटर। डन। अब मैंने यहाँ पे वापस से आप लोगों के लिए ये डाल दिया है ईसीओ जो 95 में दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? हमने पढ़ा था कि कैब के थ्रू अगर ईसीओ सर्विस करता है, कैब और रेस्टोरेंट, ये दो सर्विस अगर ईसीओ के थ्रू की जाती है तो हमेशा टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ ही पे करेगा। दोनों के सिर्फ एक एक एक्सेप्शन है। ठीक है, दोनों के क्या एक्सेप्शन है? ओनली एक्सेप्शन अगर ओमनी बस है और ओमनी बस का सप्लाई कोई कंपनी है, उस केस में ये ओमनी बस कंपनी विल पे टैक्स, नॉट ईसीओ। ठीक है, एंड यहाँ रेस्टोरेंट वाले केस में कौन सा एक्सेप्शन है? ओनली एक्सेप्शन क्या है? अकोमोडेशन सर्विस भी अगर प्रोवाइड करता है रेस्टोरेंट वाला, जिसमें टैरिफ का रेट कितना है? 7500 से ज्यादा है, तो इस केस में कौन टैक्स पे करेगा? रेस्टोरेंट वाला, नॉट ईसीओ। बाकी दोनों केस में होटल और हाउसकीपिंग वाले में अगर होटल अनरजिस्टर्ड हुआ तो टैक्स ईसीओ पे करेगा, बाकी हर केस में अगर रजिस्टर्ड हुआ तो फिर टैक्स होटल वाला पे करेगा। सेम गोस विथ हाउसकीपिंग वाला सर्विस। ठीक है, इनके अलावा बाकी सारी सर्विसेज में क्या लगेगा? ईसीओ के थ्रू जो करते हैं, टीसीएस लगेगा अंडर सेक्शन 52। ठीक है सर, ओके मैम। देखो, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है इसका? सेम जैसे टीडीएस का था ना, विद इन 10 डेज 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे भी वही है, विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। ओके, रजिस्ट्रेशन लेना क्या कंपलसरी है? यस कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना। एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली वाया द कॉमन पोर्टल। एंड रजिस्ट्रेशन कब तक ग्रांट हो जाएगा? इनको भी विद इन 3 वर्किंग डेज आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। और अगर ऐसा लगा कि प्रॉपर ऑफिसर को कि अभी लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं सर? कैन बी कैंसल्ड ऑल्सो। ओके, नोटिस टू द ऑपरेटर सीकिंग डिटेल्स। ऑपरेटर को नोटिस दी जाती है कुछ डिटेल्स मांगने के लिए। ठीक है, ऑपरेटर मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को नोटिस मिलती है कि हमको ये डिटेल्स चाहिए। तो देखो, ऑफिसर नॉट बिलो डेप्यूटी कमिश्नर इशू कर सकता है नोटिस। क्या, किस चीज का? क्या जानने के लिए? कितना आपने वॉल्यूम ऑफ गुड्स या सर्विस सप्लाई किया है। ठीक है, कितना स्टॉक आपके वेयर हाउस पे पड़ा है, गोडाउन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो ऑपरेटर है जैसे ही नोटिस मिलेगी विद इन 15 वर्किंग डेज उसको सारी डिटेल्स क्या प्रोवाइड कर देनी है? प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, इफ देयर विल बी नॉन कंप्लायंस, तो आपको पीनल एक्शन लगेगा और पेनल्टी लगेगी अप टू ₹25,000 की। ठीक है सर, एंड आफ्टर दैट ईसीओ को क्या कुछ रिटर्न फाइल करना रहेगा? बिल्कुल रिटर्न फाइल करना रहेगा, और इसमें भी क्या होगा सर? आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे पहुंच जाएगा, मतलब जीएसटीआर 8। देखो, फॉर्म जीएसटीआर 8 इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट है विच शुड बी फाइल्ड बाय ईसीओ, कंटेन्स आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स और टीसीएस कितना उसने कलेक्ट किया है वो। और ड्यू कब होगा? विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, ये तो मैंने आपको बता दिया है। टीसीएस डिटेल्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिकली विथ रजिस्टर्ड सप्लायर्स पोस्ट जीएसटीआर 8 फाइलिंग फॉर क्लेमिंग टैक्स। जैसे ही जीएसटीआर 8 फाइल कर दिया जाएगा उसके बाद रजिस्टर्ड सप्लायर के पास भी ये डिटेल्स क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिकली शेयर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो ईसीओ है, इनका मंथली रिटर्न कौन सा होता है? जीएसटीआर 8 होता है, लेकिन एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न कौन सा होता है? जीएसटीआर 9B, मतलब इट्स अ फॉर्म जीएसटीआर 9B which should be filed by 31st December of the following financial year। एंड कमिश्नर के पास पावर है कि वो ड्यू डेट्स को एक्सटेंड भी कर सकती है, अदरवाइज ये ड्यू डेट्स है आपके पास। ठीक है, सो दीज आर बोथ सेक्शन 51 एंड सेक्शन 52। इजी है, कुछ नहीं है, इतना पढ़ लेना अच्छे से, क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, आप पे ये चैप्टर इजीली हो जाएगा एग्जाम में अगर आएगा तो। ठीक है सर, कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, वहां पे डिस्कशन ग्रुप है मेरा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोट्स चाहिए और आपको रिवीजन वीडियो कैसा लगा, नोट्स कैसे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताया करो। एंड अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऑलमोस्ट मैंने सारे ही रिवीजन वीडियो अपलोड कर चुके हैं एक्सेप्ट छोटा सा चैप्टर दैट इज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, बाकी सारे वीडियोस इज अपलोडेड इन द यूट्यूब। ठीक है, सो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको
कोई भी रिवीजन करना हो, आपको एक दिन बैठ के सारे, अगर एक दिन 2 दिन में जीएसटी खत्म करना है तो आप मेरे वीडियोस रेफर कर सकते हैं। मेरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपका जीएसटी मेरे साइड से अच्छे से क्विकली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है सर, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।